शो शुरू करने से पहले एक लल्लन टॉप जानकारी। लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते सुनते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट। मौके पर पहुंचिए, पूरा आनंद होगा। दिन और समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। ये तो हुई मिलने मिलाने की बात। अब आज के मुद्दे पर चलते हैं। आज सुनाएंगे एक परिवार की कहानी जो दशकों से एक देश को अपनी उंगली पर नचा रहा है, इतना कि अब देश चकरघिन्नी हो चुका है। ये कहानी है श्रीलंका के राजपक्षे परिवार की, जिनकी गलत नीतियों और परिवारवाद के चलते श्रीलंका मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। जानेंगे राजपक्षे परिवार का पूरा इतिहास क्या है और श्रीलंका की जनता उनके पीछे क्यों पड़ी है। आज के एपिसोड में और क्या मिलेगा? चीन के शंघाई में कोविड लॉकडाउन को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। देश भर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, सेना को भी उतारा गया है। समझेंगे मामला कितना विकराल है। 5 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण दिया। इसमें उन्होंने बूचा की घटना का जिक्र किया। यूक्रेन रूस पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगा रहा है। ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा, कुछ करिए और अगर कुछ नहीं कर सकते तो यूएन को भंग कर दीजिए। बूचा का पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। अब परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। चैप्टर 1, श्रीलंका। पहले इतिहास जान लेते हैं। श्रीलंका का यूरोप से कनेक्शन 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ। उससे पहले वहां भारत, चीन और मिडिल ईस्ट के देश कदम रख चुके थे। श्रीलंका की भाषा और रहन सहन पर सबसे बड़ा प्रभाव भारत का पड़ा। 1498 ईस्वी में भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ। वो भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। पुर्तगाल ने भारत में अपनी कॉलोनी बसाई। 1505 में पहला गवर्नर नियुक्त किया। उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को ने अपने बेटे लॉरेंसो को मालदीव भेजा। इसी यात्रा के दौरान वो श्रीलंका के तट पर उतरा। उस समय श्रीलंका अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ था। पुर्तगाल को अवसर दिखाई दिया। उन्होंने कोलंबो में अपने उपनिवेश की बुनियाद रख दी। ये श्रीलंका में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी। आगे चलने से पहले नामकरण की चर्चा भी कर लेते हैं। श्रीलंका नाम 1960 के दशक में प्रचलन में आया। इसका शाब्दिक अर्थ है आकर्षक प्रायद्वीप। 1972 में इस नाम को आधिकारिक मान्यता मिली। उससे पहले तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। सिलोन वाला नाम पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगालियों के बाद डच आए। 1658 में उनका शासन शुरू हुआ, हालांकि कैंडी उनकी पहुंच से दूर रहा। 1796 में ब्रिटेन ने कब्जा करना शुरू किया। 1815 आते आते कैंडी पर भी उनका नियंत्रण हो चुका था। उन्होंने सीलोन में चाय, कॉफी और नारियल की खेती शुरू करवाई। फिर साउथ इंडिया से तमिल कामगारों को लेकर आए। 1833 में पूरा सीलोन ब्रिटेन के नियंत्रण में आ चुका था। 1931 में ब्रिटिश सहेलियों के साथ पावर शेयर करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने स्थानीय लोगों को वोटिंग का अधिकार भी दिया। ब्रिटेन का शासन 1948 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ माहौल बनने लगा था। सीलोन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहां आज़ादी की मांग उठने लगी थी। ब्रिटेन के लिए शासन चलाना मुश्किल होने लगा था। वे सीलोन छोड़कर जाने के लिए राजी हो गए। 4 फरवरी 1948 को सीलोन को आज़ादी मिल गई। हालांकि वो तब भी ब्रिटेन का डोमिनियन बना रहा, यानी आज़ादी के बाद भी हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी पर ब्रिटिश क्राउन ही बैठता रहा। मई 1972 में सीलोन ने डोमिनियन स्टेटस खत्म करने का फैसला किया। तभी इसका नाम भी बदला गया। तब से सीलोन को रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। 1948 में सत्ता हस्तांतरण से ठीक पहले श्रीलंका में आम चुनाव हुए। जीतने वालों में एक नाम डॉन एल्विन राजपक्षे का था। डॉन एल्विन को एक्सीडेंटल नेता का दर्जा दिया जा सकता है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। डॉन एल्विन के एक भाई थे, डॉन मैथ्यू राजपक्षे। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन थे, स्टेट काउंसिल के इलेक्शन में जीते भी। डॉन एल्विन ने चुनाव में भाई की भरपूर मदद की थी, लेकिन राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
फिर एक ऐसी घटना घटी कि उन्हें बदलने पर मजबूर होना पड़ा। 1945 में डॉन मैथ्यू की मृत्यु हो गई। इलाके में उनकी काफ़ी पकड़ थी। उनकी मौत से लोगों को एक बड़ा झटका लगा था। उन्हें डॉन एल्विन में भाई की झलक दिखी। वे हट पकड़ कर बैठ गए। हारकर डॉन एल्विन राजपक्षे को राजनीति में आना पड़ा। इन्हीं की अगली पीढ़ियां आज श्रीलंका की सत्ता के शीर्ष पर बैठी हैं। भाई की मौत के बाद हम्बनटोटा में उपचुनाव कराए गए। डॉन मैथ्यू का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि डॉन एल्विन के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। डॉन एल्विन निर्विरोध चुनाव जीत गए। ये सिलसिला चल निकला। 1947 के चुनाव में वे दूसरी बार जीते। हालांकि इस बार वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे। इसी पार्टी में उनके एक साथी थे, सोलोमन वेस्ट रिजवे डियाज बंडरनाइके। उन्हें श्रीलंका का पहला प्रधानमंत्री माना जा रहा था, लेकिन पार्टी की अंदरूनी खींचतान में कुर्सी दूर हो गई। हालांकि उनकी इच्छा दबी नहीं थी। बंडरनाइके पार्टी की नीतियों से नाराज चलने लगे। फिर आया साल 1951 का। जुलाई का महीना था। एक दिन बंडरनाइके अपने समर्थकों के साथ सदन के भीतर फ्लोर क्रॉस कर विपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने यूएनपी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। उनका साथ देने वालों में डॉन एल्विन भी शामिल थे। मागी गुट ने अपनी अलग पार्टी बनाई। नाम रखा श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। SLFP को 1956 के चुनावों में भारी सफलता मिली। पार्टी चुनाव जीत गई। बंडरनाइके हंसी खुशी सरकार चला रहे थे। वो जनता से नजदीकी बनाकर रखना चाहते थे। 25 सितंबर 1959 की बात है। सुबह के 9 बजे थे। बंडरनाइके अपने घर में जनता दरबार लगाया करते थे। इसमें वो लोगों की शिकायतें सुनते थे। उस रोज भी जनता दरबार चल रहा था। तभी एक बौद्ध साधु खड़ा हुआ। उसने प्रधानमंत्री से दुआ सलाम की। बातचीत के बीच में ही उसने कपड़े के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। बंडरनाइके गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सोलोमन बंडरनाइके की मौत के बाद पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। डॉन एल्विन का नाम दावेदारों की लिस्ट में आ रहा था, लेकिन जब मोमेंट ऑफ ट्रुथ आया तब सोलोमन की पत्नी सिरिमा बंडरनाइके ने अपना नाम लिखवा दिया था। सिरिमा बंडरनाइके ने SLFP का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। वो प्रधानमंत्री भी बनी। सिरिमा बंडरनाइके दुनिया के किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उधर डॉन एल्विन राजनीति में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। 1965 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। डॉन एल्विन के 9 बच्चे थे। उनमें से महिंदा ने 1970 के दशक में राजनीति शुरू की। एक और गोटबाया सेना में चले गए। महिंदा की महत्वाकांक्षा बड़ी थी, हालांकि उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। फिर आया 1994 का साल। सिरिमा बंडरनाइके ने SLFP की कमान अपनी बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा को सौंप दी। चंद्रिका 1994 से 2005 तक श्रीलंका की राष्ट्रपति रहीं। इस दौरान महिंदा कैबिनेट मिनिस्टर की भूमिका निभाते रहे। साल 2005 में चंद्रिका ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। ये महिंदा के लिए बड़ा मौका था। उन्होंने अपने भाई गोटबाया को अमेरिका से वापस बुलाया चुनाव में मदद के लिए। गोटबाया 1991 में सेना की नौकरी से रिटायर होने के बाद अमेरिका में जाकर बस गए थे। वो लौटे, भाई की मदद से चुनाव जीते। महिंदा राष्ट्रपति बने। उन्होंने गोटबाया से कहा, वापस कहाँ जाओगे, यहीं रुको, मेरी मदद करो। महिंदा ने गोटबाया को रक्षा मंत्री बना दिया। गोटबाया रुक गए। इस काल में श्रीलंका में सिविल वॉर चरम पर था। सेना ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया था। 2009 में सेना ने पूर्ण विजय का ऐलान कर दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में तमिलों को मारा गया। बड़ी संख्या में लोग गायब हुए। इसको लेकर स्वतंत्र जांच की मांग उठी, लेकिन राजपक्षे बंधुओं ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह यह रही कि बहुमत उनकी मुट्ठी में था। इसका फायदा उठाकर महिंदा ने अपने रिश्तेदारों को सरकार में बिठाना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि राजपक्षे परिवार के 40 से अधिक लोग सरकार में किसी पद पर बैठे थे। भारी करप्शन चल रहा था। पत्रकारों को डराया जा रहा था। जो कोई करप्शन या मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में लिखता, उसे प्रताड़ित किया जाता। कईयों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इससे उनके विरोध का स्कोप कम होता गया। इसी समय राजपक्षे परिवार लगातार चीन के करीब भी आने लगा था। लिट्टे के खिलाफ युद्ध के दौरान श्रीलंका को हथियार देने से मना कर दिया था। राजपक्षे चीन की तरफ मुड़ गए। चीन ने भरपूर मदद की। जब श्रीलंका की सेना ने विजयी परेड निकाली, उस समय चीन के भेजे हथियार और सैन्य वाहन बड़े गर्व से दिखाए गए थे। श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खूब सारा कर्ज दिया, लेकिन इस कर्ज के साथ बहुत सारे नियम और शर्तें भी जुड़ी हुई थी। कर्ज पर भारी ब्याज देना था, लेकिन जिस नियत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उससे इनकम नहीं हो रही थी। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि राजपक्षे परिवार ने कर्जे में मिले पैसे का इस्तेमाल अपने निजी काम में किया। राजपक्षे परिवार की जेब मोटी होती रही और इस क्रम में देश का दिवाला निकलता रहा।
फिर आया 2015 का साल। महिंदा तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों ने एक साथ चोट की। इस चुनाव में महिंदा की पार्टी हार गई। मैत्रीपाल सिरिसेना देश के नए राष्ट्रपति बन गए। सिरिसेना एक समय महिंदा की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे। बाद में उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। नतीजों के बाद महिंदा ने हार का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। बोले, रॉ ने चुनाव में हेरफेर किया है। सिरिसेना के शासनकाल में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जांच बिठाई गई। परिवार के कई मेंबर देश छोड़कर भाग गए। वे तब लौटे जब सत्ता में महिंदा की वापसी हुई। उस समय श्रीलंका संवैधानिक संकट से जूझ रहा था। राष्ट्रपति सिरिसेना ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने पीएम रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर महिंदा को पीएम बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा यह फैसला गलत है। महिंदा को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2019 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव आए। राजपक्षे परिवार प्रबल दावेदार था। महिंदा राजपक्षे तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सिरिसेना सरकार ने एक शर्त लगा दी थी। नियम यह था कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। महिंदा के पास इसका भी जुगाड़ था। उन्होंने अपने भाई गोटबाया को खड़ा किया। गोटबाया चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। 1 साल बाद संसदीय चुनाव हुए। इसमें महिंदा की पार्टी 2/3 सीटें जीतकर सत्ता में आई। श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। राजपक्षे बंधु इस गंभीरता का आकलन करने में नाकाम रहे। उनकी गलत नीतियों ने संकट को तेजी से बढ़ाया। देश में बुनियादी चीजों की कमी होने लगी। महंगाई लगातार बढ़ने लगी। फॉरेन रिजर्व घटने लगा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। संकट के साथ साथ सरकार में कुनबे का प्रभाव भी बढ़ रहा था। अप्रैल 2021 आते आते आर्थिक संकट काबू से बाहर हो गया। प्रोटेस्ट इतने बढ़े कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि गोटबाया और महिंदा राजपक्षे अपने अपनी कुर्सियों पर बने रहे। जिस समय कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, उस समय राजपक्षे परिवार के 10 से अधिक सदस्य सरकार में अहम पदों पर बैठे थे। एक बार खास नाम आपको बताए देते हैं। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का एक बेटा नमल खेल मंत्री था। दूसरा बेटा योशिता पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर था। महिंदा के 2 भाई बासिल और चमल भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। चमल के बेटे शशेंद्र राजपक्षे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस्तीफे के समय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। बासिल राजपक्षे को 2021 में वित्त मंत्री बनाया गया था। श्रीलंका की संसद में उनकी एंट्री का मामला विवादों से घिरा रहा। वजह उनकी अमेरिकी नागरिकता। बासिल को मंत्री बनाने के लिए श्रीलंका के संविधान में बदलाव किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार एक वक्त श्रीलंका के बजट का लगभग 70% राजपक्षे के परिवार के नियंत्रण में था। इसके बावजूद राजपक्षे परिवार कुछ सकारात्मक कर पाने में नाकाम रहा। ये तो हुई राजपक्षे परिवार की पूरी कहानी। अब अपडेट्स जान लेते हैं। 5 अप्रैल को श्रीलंका में आपातकाल हटा लिया गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को देश भर में इमरजेंसी लगा दी थी। सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया था। 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगाया गया था। इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 6 अप्रैल को संसद की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें चीफ गवर्नमेंट व्हिप मिनिस्टर जॉनस्टन फर्नांडो ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। जनता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की छुट्टी से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंका के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं भारत के उत्तर में, हिमालय के पार यानी चीन की बात। पिछले 1 महीने से चीन कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। वजह है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.1। केस बढ़ने के बाद सरकार ने 23 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। कोविड पॉजिटिव आने वाले बच्चों को उनके माँ बाप से अलग रखा जा रहा है। खाने पीने का सामान तक लेने की छूट नहीं है। कोविड से इतर बीमार होने वाले लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोग गुस्से में हैं। वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए ट्विटर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। और क्या अपडेट है? 5 अप्रैल को चीन में 13,000 नए केस दर्ज किए गए। लक्षण वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। हालांकि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे चिंताएं बढ़ी हुई हैं। संक्रमण विस्फोट वाले शहरों में मास टेस्टिंग की जा रही है। अकेले शंघाई में लगभग 25 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। शंघाई में मेडिकल सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। दूसरे इलाकों से 38,000 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को शंघाई लाया गया है। कई जगहों पर सेना की तैनाती भी की गई है। चीन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बारी। दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध 42वें दिन भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास का बूचा शहर इस समय सुर्खियों में है। बूचा में पिछले दिनों आम नागरिकों की लाशें मिली थीं। इन लोगों के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया है। रूस इन आरोपों का खंडन करता है। उसने कहा है कि तस्वीरें प्लांटेड हैं। पहले बूचा का इतिहास आपको बताए देते हैं।
बूचा राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। इसे 1898 में बसाया गया था। बूचा नदी के किनारे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बूचा यूक्रेन आर्मी के फर्स्ट यूक्रेनियन फ्रंट का मुख्यालय था। 2006 में इसे शहर का दर्जा मिला था। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। उनका इरादा जल्द से जल्द कीव तक पहुंचने का था। रूसी सैनिक पहले बूचा से कुछ किलोमीटर दूर पहले होस्टुमल हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर बूचा शहर में दाखिल हुए। रूसी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन तब से बूचा शहर रूसी सैनिकों का ठिकाना बना हुआ था। 30 मार्च को रूसियों ने बूचा शहर पूरी तरह खाली कर दिया। बूचा की घटना के बाद से यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने रूसी राजनयिकों को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। जर्मनी ने 40 रूसी राजनयिकों को निकाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि खून बहाकर, मासूमों को मारकर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। हम स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।